We will start the class at 7:10. I hope you are getting my voice. Good evening, good evening. I will start the class at 7:10 p.m. so that other students should join. ये आदर्श पंडित तुम लोग की क्लास का है? क्यों भाई? अरे मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। ये आदर्श पंडित को तुम लोग क्लास का है कोई ऐसे ही है? क्लास का नहीं है? अरे सर आदर्श आदर्श मिश्रा है, पंडित आदर्श यादव है, दो आदर्श हैं सर। जो मिश्रा है उसका व्हाट्सएप पे आदर्श पंडित नाम लिखा है, एक बार कंफर्म कर दो।
we have covered the discussion about the Thevenin theorem and Norton theorem. Now we are going to discuss something about the capacitors and inductors. So मेरी स्क्रीन दिख रही है क्यों भाई? Yes, sir. Okay. So, huh? So today we are going to discuss about the capacitors and inductors at circuit elements. So we have already discussed about resistors, and capacitors and inductors behave differently than resistors. So there are two types of elements, circuit elements. One is known as active element, the other is known as passive element. एक्टिव एलिमेंट वो होता है जो एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, और पैसिव एलिमेंट वो होता है जो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता. लेकिन ये डेफिनेशन थोड़ी सी बहुत एग्जैक्ट नहीं है. जैसे कि रजिस्टर होता है, तो रजिस्टर जो है एनर्जी को डिसिपेट करता है, वो जो है एनर्जी को किसी तरीके से प्रोवाइड नहीं कर सकता. लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर क्या करते हैं कि ये हाफ साइकिल में एनर्जी को स्टोर करते हैं, और जो बाकी हाफ साइकिल होती है, हाफ साइकिल मेरा मतलब ये है कि जब एसी वोल्टेज लगाई जाती है तो उसकी 2 साइकिल होती है. तो जब हाफ साइकिल में हाफ साइकिल में वो एनर्जी स्टोर करता है, और नेक्स्ट जो हाफ साइकिल होती है उसमें एनर्जी को रिलीज कर देता है. तो ये भ्रम हो सकता है कि जो है वो कैपेसिटर या इंडक्टर जो है वो ये एक्टिव एलिमेंट है क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर ये सच नहीं है. कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो ये पैसिव एलिमेंट होते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं. ये जो थोड़ा सा लगता है कि हाफ साइकिल में एनर्जी स्टोर किया और बाकी हाफ साइकिल में उसको एनर्जी को रिलीज कर दिया, तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है एक्टिव एलिमेंट की. एक्टिव एलिमेंट की जो थोड़ी और एक्टिव जो बेहतर डेफिनेशन है, जो बेटर डेफिनेशन है, वो ये कहती है कि एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी लार्जर टाइम के लिए जो है वो डेफिनेशन के तौर पर इसमें लिखा रहता है कि इनफाइनाइट टाइम के लिए. तो इनफाइनाइट टाइम का ये मतलब नहीं होता कि अब इनफाइनाइट टाइम मतलब हजारों साल के लिए. इनफाइनाइट टाइम मतलब काफी ज्यादा समय के लिए. तो वो अपने परसेप्शन से आदमी डिसाइड कर लेता है. तो ज्यादा समय के लिए एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है तो दैट एलिमेंट विल बी टर्म्ड एज एक्टिव एलिमेंट, अदरवाइज द एलिमेंट विल बी टर्म्ड एज पैसिव एलिमेंट. तो चूंकि ये केवल हाफ साइकिल के लिए जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इस आधार पे इसको एक्टिव एलिमेंट नहीं कहा जा सकता है. हो सकता है कहीं पर ये पूछा जाए एग्जाम में, वाइवा वाइवा की तरह क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि कैपेसिटर या इंडक्टर एक्टिव एलिमेंट है या नहीं है. तो कैपेसिटर या इंडक्टर एक्टिव एलिमेंट नहीं है, पैसिव एलिमेंट है, और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है लेकिन केवल बहुत थोड़े से समय के लिए, हाफ साइकिल के लिए प्रोवाइड करता है. जबकि एक्टिव एलिमेंट का ये मतलब होता है कि लार्ज टाइम पीरियड के लिए एक नेट एवरेज पावर जो प्रोवाइड करे. एक्टिव एलिमेंट जो है वो बैटरी या सोर्स होता है, जो एनर्जी का सोर्स होता है, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो, चाहे वो करंट सोर्स हो, चाहे वो डिपेंडेंट करंट सोर्स हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो. तो जितने करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, whether they are dependent or independent, they are termed as active element, while not only resistor but inductor and capacitors are also termed as passive element. So this is slide discussion about the active and passive component, and the information that inductor and capacitors are passive elements, not active element, though they can store the energy for half cycle and they release the energy in another half cycle. And the current and voltage relation between
for the capacitor is given by, as you can see on the screen, I is equal to C dV by dt। कैपेसिटर इंडक्टर इंटर में पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पे उसकी थोड़ी इन-डेप्थ एनालिसिस, तो थोड़ा जो ट्रीटमेंट होता है, सब्जेक्ट तो हमेशा कोई पीछे से पढ़ के आदमी आता है थोड़ा बहुत तो, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो हर क्लास में चेंज होता जाता है। तो यहाँ पे जो करंट है वो करंट एंड वोल्टेज रिलेशन इज गिवन बाय I इक्वल टू C dV by dt। तो तुम लोग तो डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ चुके हो, जो है मैथ में जो है बड़ा बड़ा इक्वेशन जो है सॉल्व कर चुके हो, तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली बात होनी नहीं चाहिए। इंटर में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, जहाँ पे आफ्टर स्टडीइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, आई होप देयर शुड बी नो प्रॉब्लम इन डीलिंग विद द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ है कि I इक्वल टू C dV by dt। तो यहाँ पे अगर हम पूछें कि अगर एक कैपेसिटर है जिसका सिंबल लेफ्ट साइड में बना हुआ देख रहे होगे, इसमें अगर 5 वोल्ट का डीसी सोर्स लगाया जाए, इसकी करंट जो है वो कैलकुलेट करके बता सकते हो। ये जो कैपेसिटर दिख रहा है तुम्हें जो है फिगर 7.1 में, इसके क्रॉस 5 वोल्ट का डीसी सोर्स लगाया गया है, तो इसमें जो है करंट जो फ्लो करेगी वो क्या होगी, उसको कंप्यूट करना है। फॉर्मूला लगा के बता लो। क्या प्रॉब्लम? बताओ भाई। तो गुप्ता, ऐसी कोई कठिन वाली बात पूछ नहीं है। महिमा पांडे क्या होगा? महिमा पांडे, आवाज आ रही है? क्या भाई, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? यस सर। हाँ महिमा पांडे, जी सर। क्या होगा बताओ। सर इसी फॉर्मूले में हाँ पुट हाँ करेंगे हाँ हाँ, तो अरे ये आई इक्वल टू आई सी कुछ। डीवी बाई dt, तो हाँ सामने लिखा हुआ है। तो हमने कहा जी कि सर। 5 वोल्ट का सोर्स जो है लगा दिए इस कैपेसिटर के लिए। हम कैपेसिटर के सिंबल उम्बल तो देखे होगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कैपेसिटर इंटर में नहीं पढ़े हो, इतना ये अनफेमिलियर सब नहीं है ना, पढ़े सही। हैं। हाँ, मतलब कहीं पे अगर किसी को लगता हो कि एकदम से हम जो कह रहे हैं उससे तुम्हारे विचार एकदम से अलग हो, तुमको लगता हो कि अरे ये तो सर पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं, तो तुम कह दोगे तो हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि कैपेसिटर वगैरह तो पढ़ के आते हो, यहाँ पे उसकी एनालिसिस के तरीके थोड़ा और डीप होते हैं। तो सिंबल बना हुआ, इसके क्रॉस में 5 वोल्ट का जो है डीसी सोर्स लगा दिया। डीसी एसी में अंतर समझ जाते हो ना सब लोग? जी सर। क्या अंतर होता है बताओ? सर एसी वो टाइम पे डिपेंड करता है, चेंज होता रहता है टाइम के साथ। हाँ, उसका एग्जाम्पल क्या होता है एसी सोर्स का? एसी वोल्टेज सोर्स का कोई एग्जाम्पल हमने पहले लेक्चर में बताया भाई। एग्जाम दोगे जब तुम लोग, तो इंटरनेट से ढूंढोगे तो बहुत समय लगेगा, जो हमने पढ़ाया उससे ढूंढोगे तो ज्यादा जल्दी चीज मिलेगी ना। एक एग्जाम्पल कोई और भी बता सकता है कि क्या एग्जाम्पल है एसी सोर्स का? डायनमो सर। डायनमो, ये तो बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है। डायनमो बहुत तो बढ़िया एग्जाम्पल है, सही बात है। डायनमो भी एसी सोर्स बनाता है। कोई उसका कुछ जो वोल्टेज फॉर्म होती है, जो वोल्टेज का वेव फॉर्म होता है डायनमो में, वो क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म जो बनता है। सर इतना ही याद है हमें, बहुत महीने हो सर गए सर पढ़े हुए। हाँ बात तो डायनमो कहाँ पढ़ा थी? मेरे से हाई स्कूल के बाद नहीं है, हाई स्कूल के नीचे ही की क्लास में कहीं भी यस ये ठीक बात है। तो एसी सोर्स का जो है, ये तो एसी सोर्स मतलब साइनोसोडल सोर्स। तो पहले लेक्चर में डिजिटल और एनालॉग सिग्नल में अंतर बता रहे थे, वहां पे इसका जिक्र हमने किया था कि जो साइनोसोडल सिग्नल होता है वो एसी सिग्नल ही होता है। किसी ने शायद ये भी कहा था कि इंटर में नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ आई इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। यहाँ
देखो अच्छा, एसी सोर्स जो होता है वो साइनोसोडल सोर्स होता है। साइनोसोडल वोल्टेज वेवफॉर्म तो जानते होगे ना, साइनोसोडल सिग्नल तो देखा होगा ना मेरे सोर्स से। साइन थीटा का कर्व तो सबने देखा होगा ना। यस सर। जी सर। तो साइन थीटा कॉस थीटा का जो कर्व होता है सबने देखा होगा, तो वो ही एसी का एग्जाम्पल है। वो ये वाला वेवफॉर्म तो सबने देखा होगा, इस तरीके का वेवफॉर्म तो सबने देखा ना, जो बी में बना हुआ है। फिगर दिख रहा है सबको ना? यस सर। फिगर 7.3 में बी बना हुआ है, तो ये जो है वो साइनोसोडल वेवफॉर्म है। अगर नहीं भी जानते हो तो अब से जान जाओ, ये साइनोसोडल वेवफॉर्म है, ये साइन थीटा का कर्व है। साइन थीटा तो हाई स्कूल से पढ़ते आ रहे होगे। ये साइन थीटा का ग्राफ खींचोगे थीटा की वेरियस वैल्यू के लिए, तो इसी तरीके का ग्राफ खींचेगा। इसी को एसी सिग्नल कहते हैं। जो हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो यही वाली आती है। अगर कभी अब तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पहले वो ऐड में आता था बीच में, जो ल्यूमिनस इन्वर्टर का जो आता था, तो उसमें सचिन तेंदुलकर वाला आता था, उसमें वो बोलता था ना कि ये ट्रू साइनोसोडल इन्वर्टर है। इन्वर्टर जो वोल्टेज आउटपुट में तुम्हारे देता है घरों में जब लाइट चली जाती है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो ट्रू साइनोसोडल हो। ये जो तुम्हारे सामने ग्राफ दिख रहा है, ये साइनोसोडल वोल्टेज है। इसको साइनोसोडल कह लो या ट्रू साइनोसोडल भी कह सकते हो। मतलब ये सच में साइनोसोडल है, यही एग्जैक्टली साइनोसोडल है। हो सकता है कुछ इन्वर्टर एग्जैक्टली इस तरीके का वेवफॉर्म ना देते हो, वो कुछ डिफरेंट वेवफॉर्म देते हो। हो सकता है कि जो इन्वर्टर हो वो कोई और वेव फॉर्म देता हो, एग्जैक्टली इस तरह का ना देता हो। तो अगर एग्जैक्टली इस तरीके का नहीं देगा तो वो ट्रू साइनोसोडल इन्वर्टर नहीं होता है। उससे अगर तुम अपना मोबाइल या लैपटॉप चार्ज करोगे या टीवी चलाओगे, देयर यू मे कॉज प्रॉब्लम फॉर योर टीवी और योर अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, क्योंकि वो ट्रू साइनोसोडल वोल्टेज के लिए बने हैं। तो हम बताना ये चाहते कि तुम्हारे सामने बना हुआ ये साइनोसोडल वोल्टेज है। तो चाहे साइनोसोडल हो, चाहे कोसाइनोसोडल हो, चाहे साइन थीटा का वेव हो, चाहे कॉस थीटा का वेव हो, वही एसी वेव, एसी वोल्टेज उसको बोलते हैं। तो ये एसी वोल्टेज का फॉर्म होता है। और ये जो लेफ्ट साइड में एक सीधी लाइन बनी हुई है, ये डीसी वोल्टेज है, 5 वोल्ट की है। ये देखो 5 ही वोल्ट की बनी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली जब भी डिस्कस होता है तो 5 वोल्ट की वोल्टेज का जिक्र होता है। चाहे एसी का वेव देखोगे, इसका एम्पलीट्यूड भी 5 वोल्ट है, और डीसी देख रहे होगे तो ये भी 5 वोल्ट बनी है। तो 5 वोल्ट की डीसी वोल्टेज मतलब कांस्टेंट वोल्टेज 5 वोल्ट, ये मतलब होता है। ठीक है, समझ गए ना एसी डीसी? तो यही वाली जो कांस्टेंट वोल्टेज 5 वोल्ट की, यही हमने इस कैपेसिटर के क्रॉस लगा दी। तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर 5 वोल्ट की कैपेसिटर के क्रॉस हमने वोल्टेज ऐसे लगा दी, मान लो 5 वोल्ट की, इसमें तो शायद ड्रॉ हो जाता है, इसके क्रॉस ऐसे 5 वोल्ट लगा दो, ऐसे यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, ये दिख रही है ना स्क्रीन? 5 वोल्ट लग गया ना? क्यों भाई, दिख रही है? यस सर, दिख रही है। यस हाँ, सर। तो ये 5 वोल्ट इसी तरह इसके क्रॉस लगा दिया। ये जो सेल लगी 5 वोल्ट की है, तो अगर ये 5 वोल्ट लगा दिया तो इसके क्रॉस, इसके थ्रू जो करंट पास होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, हम ये जानना चाहते हैं। ये 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट। दिख रहा है ना? अरे अब तो साफ साफ दिख रहा है। यस अरे सर, भाई, दिख ये रहा है। आई इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी है, तो इसमें फॉर्मूला में रख दो। आई है, आई निकालने के लिए कह रहे हैं। सी है मान लो कैपेसिटर, उसकी कोई वैल्यू मान लो, वहां मान लेते हैं 5 में से पकड़ का ये भी है, सी की वैल्यू रख देंगे। और डी बाई डी टी ऑफ वी, तो वोल्टेज इसके क्रॉस कितनी है? वोल्टेज बोलो, 5 वोल्ट है ना वोल्टेज इसके क्रॉस। तो 5 वोल्ट अगर है तो डीवी बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी?
इतना तुम लोग जो है वो पूरा पढ़ डाले डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा जो है वो, अब ये नहीं बताओगे, ये तो भाई गलत बात है। ऐसे तो तुम जैसे मतलब पता नहीं तुम कथा सुन रहे हो तो अपना, ये तो बताना पड़ेगा। ये 5 वोल्ट लगा है, बताओ डीवी बाई डी की वैल्यू क्या होगी। ये क्या बात है, तुम इतना पढ़ने के बाद ये ना बताने का कोई सेंस नहीं बनता। क्या हो भाई महिमा पांडे, नहीं आ रहा तुमको भी? आज तो गुप्ता। तो हाँ जीरो हो जाएगा ना। हाँ, जीरो हो जाएगा। इसमें इतना टाइम लगाया सब लोग, इतना टाइम लगा दिए। अरे भाई क्यों जीरो हो जाएगा? अच्छा तो कांस्टेंट का जब हाँ, डेरिवेटिव कांस्टेंट का करते तो डेरिवेटिव। हाँ तो बस, ये कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई, तो वैसे ही जो है बता देना चाहिए। तो कांस्टेंट है 5 वोल्ट, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो जब डी बाई डी टी और 5 वोल्ट करोगे, चाहे 5 वोल्ट हो, चाहे 7 वोल्ट हो, चाहे 10 वोल्ट हो, चाहे 15 वोल्ट हो, वो कांस्टेंट है। इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द टाइम। तो उसका डी बाई डी टी करोगे तो वो जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो करंट जीरो हो जाएगी। तो अगर करंट जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ, हम ये बताना चाह रहे थे कि कैपेसिटर के अक्रॉस अगर कोई भी डीसी वोल्टेज लगाओगे, उसके उसके थ्रू जो करंट होगी वो जीरो होगी। तो अगर करंट जीरो होगी तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट की शॉर्ट सर्किट? बताओ। सो ओपन सॉकेट। हाँ तो यही ये बताना चाह रहे हैं कि अगर डीसी वोल्टेज लगाओगे कैपेसिटर के क्रॉस, देख लो यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो जाएगा। यानी कि ये करंट इसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। और वैसे भी डीसी लगाने पे करंट जो है वो कैपेसिटर के थ्रू नहीं फ्लो करती है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिस्कशन दैट वी हैव जस्ट डन। तो डीसी के लिए जो कैपेसिटर होता है वो ओपन सर्किट का काम करता है। और एक इशू ये रहता है कैपेसिटर के साथ कि इसमें ऐसे डीसी लगाओगे तब तो जो है इसमें करंट इसके थ्रू पास ही नहीं होगी। और होता ये है कि यहाँ पे लेकिन अगर इसके बाद डीसी लगाओगे तो करंट यहाँ से पास ही नहीं होती है। लेकिन अगर एसी लगाओगे तो कैपेसिटर कैसे होता है, कैपेसिटर ऐसे होता है कि एक मेटल की प्लेट इधर होती है, एक मेटल की प्लेट इधर होती है, बीच में जो है वो एक डाइलेक्ट्रिक होता है। डाइलेक्ट्रिक मतलब होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब होता है जैसे लकड़ी। तो लकड़ी से जो है वो करंट नहीं पास होती है, किसी भी इंसुलेटर से करंट नहीं पास होती है, चाहे हवा ही हो। हवा या जो हवा होती है, जो एनवायरनमेंट होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, वो भी डायलेक्ट्रिक की तरह काम करता है। एटलीस्ट नीचे जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, ऊपर के एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहे, नीचे की बात कर रहे हैं, यहाँ की जहाँ हम लोग रहते हैं, तो ये भी डायलेक्ट्रिक की तरह काम करता है। तो इसके बीच में डायलेक्ट्रिक होता है। तो अगर एसी वोल्टेज भी लगाओगे इसके थ्रू तो एसी वोल्टेज पास करती है, डीसी वोल्टेज नहीं पास करती। तो कॉमन सेंस की बात यह है कि एसी जो है वो करंट इसके थ्रू कैसे पास करेगी, क्योंकि यहाँ पर एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक मेटल की प्लेट है, इसकी इधर एक दूसरी मेटल की प्लेट है, और बीच में जो है डायलेक्ट्रिक है। तो डायलेक्ट्रिक से तो कोई करंट पास करती नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो सवाल हुआ करता था किसी जमाने में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, तुम्हारे सिलेबस से एग्जैक्टली नहीं मैच करता। लेकिन ये वो काफी इंटरेस्टिंग इसलिए बता रहे हैं कि एसी करंट ही हो, चाहे यहाँ पे हम 5 वोल्ट की अगर मान लो साइनोसॉइडल वोल्टेज लगा दें तो कैपेसिटर के थ्रू करंट पास करती है। लेकिन तब भी सवाल ये उठता है कि अगर दो मेटल प्लेट है और बीच में डायलेक्ट्रिक है तो करंट कैसे पास करेगी? डीसी तो कर ही नहीं रही है, एसी कैसे कर रही है अगर कर रही है तो? क्योंकि बीच में तो डायलेक्ट्रिक है, तो लकड़ी के थ्रू तो पास होगी नहीं। या बीच में अगर कुछ नहीं डायलेक्ट्रिक लगाया होगा, हवा है वो भी डायलेक्ट्रिक है, तो उसके थ्रू करंट कैसे पास होती है? तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक बात थी किसी जमाने में। तो इसको जो है वो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इसको सॉल्व किया। वो बेसिकली साइंटिस्ट क्या कहें, उनको मैथमेटिशियन कहते हैं। तो मैथमेटिशियन थे और उन्होंने मैथमेटिक्स के सहारे इस चीज की, इस प्रॉब्लम को दूर किया कि करंट बीच में डायलेक्ट्रिक है तो भी करंट कैसे फ्लो करती है, उसकी क्या मैकेनिज्म है। और यू कैन नॉट बिलीव दैट मैथमेटिशियन प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ ईएम वेव। जो वेव तुम्हें मोबाइल में आजकल सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सारे कम्युनिकेशन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव यूज होती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
तो उसके पहले से इस चीज का ज्ञान नहीं था लोगों को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या चीज होती है। उन्होंने इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करते समय उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करनी चाहिए जिसके दो कंपोनेंट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। और उस समय तक साइंस को ये जानकारी नहीं थी कि किसी तरीके का कोई जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसी कोई चीज होती है। और ये फिर उस समय के जो साइंटिस्ट थे, जो फिजिसिस्ट थे, उनके लिए बड़ा चैलेंज था कि कैसे जो है वो, भाई मैथ को वो गलत कर नहीं सकते, उन्होंने मैथमेटिक्स से ये साबित किया कि भाई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेकिन जो है वो एग्जिस्ट कर नहीं रही थी। तो फिजिक्स वालों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि जो है वो ये साबित करे कि भाई, या तो ये साबित करे कि वो गलत कह रहे हैं और या तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करके दिखाएं। तो ये बात होगी करीब 1850 वगैरह की बात होगी जब उन्होंने ये चीज प्रेडिक्ट की। तो करीब 25-25 साल के डिफरेंस में 1875, 1880, 1890 के आसपास एक साइंटिस्ट है जिनका नाम तुम लोगों ने यूनिट के रूप में सुना होगा, हर्ट्ज। तो हर्ट्ज ने फिर जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट की और उसको दूसरे एंड पे कुछ दूरी पे जो है उसको रिसीव किया। तब ये साबित हुआ कि हाँ भाई, साबित तो खैर शुरू में हो गया था क्योंकि मैथ तो गलत हो, 2 और 2 4 को गलत तो कर नहीं सकता कोई। ये तो था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एग्जिस्ट करती है, मगर ये नहीं, कोई इसको शो नहीं कर पा रहा था एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो हर्ट्ज ने ये चीज शो की, उन्हीं के नाम पे फ्रीक्वेंसी की यूनिट को हर्ट्ज रखा गया है। ये करीब 1875, 80, 90 के आसपास की बात है जब हम लोगों को ये पता चला कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। और आज तुम सोच के देखो कि आज बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जिंदगी संभव ही नहीं है। बिना मोबाइल के तो जी ही नहीं सकते हो। और सारे जितने भी ये वेव के थ्रू कम्युनिकेशन है, दे आर ऑल आर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये प्रॉब्लम की शुरुआत यहीं से हुई थी, वो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने बताया। तो ये तो बात हुई कैपेसिटर की। ये डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं, इसमें जो ये दोनों के दो बी और सी है, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, और ये सेरामिक वाले कैपेसिटर्स हैं। इसके डिटेल जो है देख लेना। तो यहाँ पर एक जो है वो ये डीसी वोल्टेज का वेव फॉर्म दिया है, ये वोल्टेज है, और यहाँ पे एक दूसरी वोल्टेज है, साइनोसोइडल वोल्टेज। इसमें पूछ रहा है कि डिटरमिन द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है 2 फैरेड का, उसके तो उसमें जो करंट जो फ्लो कर रही है वो फाइंड आउट करना है। अगर उसके क्रॉस वोल्टेज ए वाले फिगर में लगा दिया और बी वाले फिगर में लगा दिया, तो ए वाले फिगर में वोल्टेज बताओ फिर क्या होगी, करंट क्या होगी उसके थ्रू। ये 10 मिनट बाद जूम वाला खत्म हो जाएगा तो हम जो है फिर से जो, हाँ 0 होगा। हाँ 0 होगा क्योंकि अभी बात कर रहे थे। और इस वाले में क्या होगा, जो बी वाला ग्राफ है, अगर ये वाली वोल्टेज लगाए किसी कैपेसिटर के क्रॉस तो करंट क्या होगी। बिल्कुल सिंपल सी चीज होती है, एक एक चीज जोड़ते जाओगे तो जो चीज कठिन लगेगी वो चीज बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। आई इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी लगाना है। सी जो है 2 फैरेड का दिया हुआ है। ये वाला खत्म हो जाएगा अभी जूम वाला, तो ये फिर से जो है हम आईडी जो है वो शेयर करेंगे। हो सकता है ये जब खत्म हो तो हेलो, हाँ क्या नाम है, दीपेश कुमार। कहाँ हो तुम, तो दिख नहीं रहे हो। तो तुम नाम और रोल नंबर से ज्वाइन करो, क्यों नहीं ज्वाइन करने देंगे भाई। वो कोई 1NBZQ है, उसे पता नहीं क्यों ज्वाइन कर रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। जब मैसेज में लिख दिया गया है कि नाम और रोल नंबर से ज्वाइन करो तो बाकी बात करने क्या मतलब। अरे अगली बार मीट पे होता था, तुम मीट पे कर रहे हो क्या।
अरे तुम लोग भी कमाल हो, जूम पे करो, उस पे लिखा हुआ है। ऐसे भी गजब के लोग हैं। बताओ भाई, ये वाली वोल्टेज अगर हो तो फिर कैसे करें? सर इसमें तो साइन का हाफ है, तो बोलो बोलो बोलो। इसमें करंट होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। हाँ, करंट इंक्रीज डिक्रीज होगा, सही बात है। ये टाइम वेरिंग है, तो आई भाई देखो, तुम लोग जो है मेरी समझ से डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत हायर डिग्री वगैरह के पढ़े हो ना, पूरी तो पढ़ ली होगी गौरव प्रसाद वगैरह, जैसा हमने देखा। तो ये ये तुम्हें सिर्फ ये करना, आई इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी करना है। तो सी तो दिया हुआ है 2 फेरेड, और डीवी बाई डी टी, तो डी बाई डी टी और वी निकालना है, तो वी ये दिया हुआ है। क्या इस तरह के साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का जो वेवफॉर्म तुम्हारे सामने बना हुआ है, इसका तुम इक्वेशन लिख सकते हो? कोई इसका इक्वेशन लिख सकता है? कोई नहीं लिख सकता। अच्छा, कोई भी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जो होता है उसमें 3 पैरामीटर होते हैं। एक एम्पलीट्यूड होता है। सर 5 sin ωt होगा क्या? हाँ, ए साइन ओमेगा टी के फॉर्म का होता है, जहाँ पे ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। या ओमेगा टी लिखो या ए साइन 2 पाई एफ टी लिखो। तो ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड यहाँ पे देखोगे, एम्पलीट्यूड माने होता है जो ये वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज जो ये वेव फॉर्म ले रहा हो। तो मैक्सिमम वोल्टेज चाहे उस तरफ देखो प्लस साइड में या माइनस साइड में, किसी भी साइड में देखोगे तो 5 वोल्ट है, 4 और 6 के बीच में है। तो 5 हो गया एम्पलीट्यूड, तो ए 5 हो गया, ए साइन ओमेगा टी होता है। ओमेगा की जगह 2 पाई एफ टी लिखते हैं, या ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी लिखते हैं, तो 2 पाई बाई टी लिखोगे। तो इस वेवफॉर्म को देख के इसका टाइम पीरियड बता सकते हो क्या? 2 पाई बाई टी मतलब कैपिटल टी। कैपिटल टी इसका टाइम पीरियड होता है। इस वेवफॉर्म को देख के इसका टाइम पीरियड बता सकते हो? टाइम पीरियड क्या चीज होती है? टाइम पीरियड, इसका मतलब हम जो इतनी तेजी से पढ़ा देते हैं तो तुम लोग को समझ में थोड़ी कुछ आता होगा और बोलते भी नहीं हो। ये रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, अगर इस बार किसी का दिमाग खराब हुआ तो बिल्कुल पोस्ट उठाने लगा दूंगा, सीधे प्रिंसिपल के पास जाएगी ये। हाँ भाई बताओ, इसका टाइम पीरियड तो बता सकते हो? 5 सेकंड कैसे होगा भाई? कैसे बताए 5 सेकंड? टाइम पीरियड क्या होता है? तो ऐसे तुम लोग कर चुके पेपर, फिर तुम ही लोग जानना कैसे करोगे। टाइम पीरियड क्या होता है किसी सर किसी भी मतलब वेव? टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑस्किलेशन। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो कैसे होगा फिर? एक कंप्लीट ऑसिलेशन में टाइम पीरियड कितना समय लेता है, यही होता है। यहाँ सर पे 2 सेकेंड। हाँ 2 सेकंड। वन कैसे? कंप्लीट ऑसिलेशन में 2 सेकंड ले रहा है। सर 2। जीरो से जीरो से देखना शुरू करो, जीरो से बढ़ रहा है, फिर यहाँ तक बढ़ा, फिर घटने लगा, फिर 1 तक आया, फिर जो है अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा, फिर घटते घटते फिर यहाँ पे आया, फिर बढ़ना शुरू हुआ, तब जो है वो रिपीटिशन शुरू हुआ। उसका साइकिल 0 से लेकर 2 तक है। तो 2 सेकंड है, टाइम एक्सिस सेकंड की, तो 2 सेकंड उसका टाइम पीरियड हुआ। तो अगर फिर इस तरह से अगर इसका लिखोगे तो इसका जो इक्वेशन होगा क्या होगा? 5 एम्पलीट्यूड है तो 5 साइन ओमेगा टी, ओमेगा की जगह लिखोगे 2 पाई बाई टी। तो क्या होगा? आई की वैल्यू सी डीवी बाई डी टी। तो सी की जगह 2 फेरेड शायद दिया हुआ है, तो डी बाई डी टी ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज हो गया 5 साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी। तो टी की जगह 2 लिख दिया, वगैरह वगैरह। तो मैनिपुलेट कर लिया, मैनिपुलेट करके एक इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब तुमको आता होगा, आना चाहिए।
अगर फिर भी नहीं आए तो बताओ। ये सही आंसर है ना? यस सर। हाँ, तो इसी तरीके से सवाल देखने में भले लगता हो कि कठिन है, कठिन नहीं होता। होता ये कि उस चीज की जानकारी नहीं होती है, बस इतनी सी बात होती है। तो इस तरीके से कोई और वेव फॉर्म भी दिया होगा। मान लो जैसे एक ये दिया हुआ, ये वाला जरा सा करके बताओ, जो 7.1 वाला, 7.1 वाला जरा करके बताओ हमको फिर। और ये बंद होने वाला है, तो बंद हो जाएगा, तो हो सकता है तुरंत ना शुरू हो। तो 7:45 हो रहा है शायद, तो हो सकता है कि 8 बजे शुरू हो। तो आई विल गिव another ID in your WhatsApp group and then we will again join at 8 PM. तब तक या तो फिर ये वाला क्वेश्चन करे ही रहना। सर 7.1 क्लासेस जो 7 बजे के पहले नहीं हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है। आज के लिए थोड़ा सा गड़बड़ था। कल तुम लोग का वो था, जो एग्जाम था, इसलिए कल हमने खुद ही अप्रोजाइज किया था। कल अगर कुछ नहीं कल, सर कुछ नहीं हो रहा है आजकल पढ़ाई कॉलेज में, पूरे दिन तो फ्री कल होता है। नहीं एग्जाम वगैरह चल रहा था ना कुछ तुम लोग का वाइवा था। सर वो 1 बजे खत्म हो गया था, 1 या 2 बजे के अराउंड। कल कुछ नहीं है ना? नहीं सर। तो कल जो है वो देर में नहीं होगी, काफी देर में। जब कुछ नहीं होगा तो शाम को होपफुली नहीं होगा। ठीक है सर। कल कुछ लोगों का एग्जाम है सर। कुछ लोगों का एग्जाम है, कुछ वो लेफ्ट ओवर वाला है क्या? मेकअप में हाँ, तो मेकअप मेकअप वाला। मेकअप में वो कम लोग होंगे ना, उनका ठीक है। वो भी 3 बजे में खत्म हो ही जाएगा। ये वाला 7.1 वाला करके बताओ भाई। यस सर, हो गया। क्या आंसर आएगा? जो आंसर दिया वो आ जा रहा है? जी सर। सर कोई आदर्श मिश्रा जो है ज्वाइन कर रहा है नाम रोल नंबर से, उसको एडमिट कर दीजिए। तो आदर्श मिश्रा कहाँ कर रहा है? वैसे तो जाने वाला ही है। कहाँ आदर्श मिश्रा? तो दिख नहीं रहा। सर आदर्श मिश्रा ज्वाइन कर रहा है, रोल नंबर नहीं लगा रहा है। उसको कहोगे रोल नंबर लगा, हमने लिख दिया है, मतलब इतने सर से अभी बोला हूँ उसको लगाने के लिए, तो लगाया है शायद। और इस समय तो दिख नहीं रहा हमको। ये तो बंद होने वाला है वैसे भी। तो नेक्स्ट उसमें जो आईडी देंगे तो उस पर हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया, जबकि रोल नंबर और नाम से आओ तो फिर क्यों जो है वो क्या issue है? तो यस इतनी सी सर। बात नहीं समझ में, तो इन सब छोटी मोटी चीजों में टाइम वेस्ट में कोई मतलब नहीं है। बोल देना कि इसको कोई दिक्कत हो तो। अब एक जने तो मीट पे जो है ज्वाइन कर रहे थे, मीट पे कहाँ ज्वाइन? हम अभी फिर करते हैं, और जो लोग ये सवाल नहीं लगा पाए वो सवाल लगाएं, फिर जो है 8 बजे हम फिर से जो है वो देते हैं।